नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हाल ही में हुई भारी बारिश ने सांबा जिले के सुम ब्लॉक में तबाही का नया दौर ला दिया है। कैड़ गांव का जो इलाका है वहां पर ताजा भूस्खलन हुआ और 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही इन मकानों में रह रहे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। प्रभावित परिवार जो हैं उनको राहत कैंपों के अंदर शरण दी गई है। गोरेन मार्ग बंद होने के कारण अब प्रशासन और राहत टीमों को घटनास्थल तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अधिकारी और तमाम जो बाकी की रेस्क्यू टीम्स हैं वो बिलावर के रास्ते कैड़ गांव पहुंचे और लोगों को टेंट और अन्य जरूरी सामग्री मुहैया करवाई। बताया ये भी जा रहा है कि क्षतिग्रस्त जो मकान है उनमें से कुछ पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जबकि कुछ ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें आने से उनके भी जमीन दोज होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके के अभी हालात बने हैं और मौसम जो है वो यहाँ पर लोगों का साथ नहीं दे रहा है। लोगों के घर, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं और लोगों के आशियानों के साथ साथ लोगों के सपने भी जमींदोज हो रहे हैं, सपने भी टूट रहे हैं, क्योंकि कई साल लगाकर, कई दशक लगाकर लोग एक आशियाना तैयार करते हैं, अपना घर मकान खड़ा करते हैं, लेकिन इस बीच मौसम जो है वो कुछ और ही उसे मंजूर है, भगवान को कुछ और मंजूर है, लोगों के घर टूट जाते हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर हर संभव मदद दी जा रही है और एक अच्छी बात यह भी है कि कोई भी लोग यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि पहले ही एहतियातन तौर पर इस जगह को खाली करवाया गया था। प्रशासन की तरफ से सेफ प्लेस पर इवैक्यूएट किया गया था। जो शहरी हैं, जो यहाँ के जो लोग रहते थे इन घरों में, अब उन लोगों की जान तो बच गई लेकिन उनके घर मकान जो है वो टूट गए। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि प्रभावित परिवारों को राहत कैंपों के अंदर शरण दी गई है, वहां पर उन्हें रखा गया है और गोरन मार्ग बंद होने का कारण भी जो है यहाँ पर यही मौसम है और इस मार्ग को बंद होने की वजह से राहत टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने की दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन एक डाइवर्टेड रूट जो है वो अपनाया गया है। बिलावर के थ्रू एक रोड वहां पर पहुंचता है, उस रोड को अपनाकर वहां तक जो है वो टीमें पहुंच रही हैं। हर एक संभव मदद प्रशासन की तरफ से दी जा रही है लोगों को। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, इलाका बताइएगा और फिलहाल इस लैंडस्लाइड की वजह से कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें सूप ब्लॉक की तो ये कैड का इलाका है जो कि काफी दूर दराज का इलाका है और सूप हेडक्वार्टर से ये इलाका लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक अचानक से यहाँ पर खबर सुनने को मिली कि यहाँ पर लगभग 1 डजन के आसपास जो घर है वो नुकसान उनको हुआ है। कई घरों में दरारें आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ चलना शुरू हुआ है, जिसे आप कहते हैं कि पस्सी गिर जाती है, जिसके गिरने से 2 से 3 घर जो वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाकी घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पर जब प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें आती हैं तो प्रशासनिक अधिकारी इस इलाके की तरफ रुख करते हैं और जो इलाका यहाँ पर कवर किया जाता है, ये पर्टिकुलर रोड जो यहाँ कवर करता है वहां से नहीं जाया जाता, बल्कि ये इलाकों से जाया जाता है जो कि बिलावर का इलाका है। वहां से ये इलाकों को कवर करते हुए अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। पूरी तौर पर टीम भी पहुंचाई गई है, इसी के साथ लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर भी पहुंचाया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर जो कनेक्टिविटी पूरी तरह से जीरो है और पहाड़ चढ़कर चढ़कर ही इन इलाकों में पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने धन्यवाद किया कि जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें लाई गई है, प्रशासन ने पूरी तौर पर इस पर काम किया है और यहाँ पर जो हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन प्रशासन ने पूरी तौर पर पूरी नजर इसलिए बनाई है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं तो भी वहां पर घरों के अंदर ना जाने दिया जाए। टेंट की व्यवस्था की गई है, आसपास के पंचायत घर के इलाके हैं वहां पर भी व्यवस्था की गई है, सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। क्योंकि हमने कुछ बानी अधिकारियों की सुना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग हमें 4.5 से 5 घंटे का सफर तय करना पड़ा पैदल, तब जाकर हम ऊपरी इलाकों में पहुंचे हैं और वहां पर पूरी तौर पर वहां से लोगों को मदद पहुंचाई गई है और लोगों को कहा गया कि प्रशासन आपके साथ है। लेकिन हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं सांबा के सूप ब्लॉक की अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले दयनीय तस्वीरें हमने आज तक नहीं देखी हैं। इसकी जानकारी मुझे खुद जो वो यहाँ के एमएलए सुरजीत सिंह सलाती उन्होंने दे दी थी कि भाई ऐसे पहाड़ चलना शुरू हो गया है, तो अभी वहां पर गाड़ी तो नहीं जा सकती है, ना ही पैदल चलने का साधन है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सांबा से पहले दयालाचक पहुंचना है, दयालाचक से बिलावर पहुंचना है, बिलावर से आगे गल का इलाका है,
वो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, फिर आप सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि डेमोग्राफिकली भी काफी ज्यादा परेशानियां यहाँ प्रशासन को पेश आ रही है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो बाढ़ प्रभावित या जो भी बारिश प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द मदद जो है वो दी जाए, जिसको लेकर कार्य लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, लेकिन एक चीज़ बताइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर ये अभी अभी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ लोगों के घर पूरी तरीके से टूट गए हैं, कुछ लोगों के घर में दरारें आई हैं, तो इनको मुआवजा देने का काम किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि जो टीम है होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो यहाँ पर पहुंची थी आंकलन करने के लिए, वो सांबा से होकर रवाना हो चुकी है, कठुआ पहुंची, सांबा पहुंची। अब उन लोगों के इस हवाले से अपडेट कौन करेगा, किस तरीके से ये तमाम चीजें होंगी? देखिए, सांबा जिला की अगर बात करें तो यहाँ सूप इलाके में एमएचए की टीम को भी काफी परेशानी आ सकती है। आपको याद होगा कि जब परसों टीम यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने सूप इलाके के जब रुख किया था तो प्लाई ढक्की का इलाका पूरी तरह से बंद था, गाड़ियां आगे नहीं जा पाई थी और उसके बाद वो पैदल कुछ देर कुछ इलाकों को उन्होंने कवर किया। लेकिन अब जब ये अचानक से इस इलाके को खबर सामने आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 4 से 5 दिनों तक जो एमएचए की टीम रुकेगी, हर एक इलाके का सर्वे कर रही है, तो इस इलाके का संज्ञान भी लिया जाएगा और यहाँ का नुकसान भी जो वो रिपोर्ट किया जाएगा और जो भी यहाँ के लोगों को मदद दी जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और ये जो एमएचए की टीम है ये मिलकर कार्य कर रही है। और इसमें क्या कुछ किस तरह से प्रावधान रखा जाएगा, मैंने जैसे कल सलाथिया जी से पूछा था कि जिनके मकान लगातार जो वो लीक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शायद उनको मुआवजा ना मिलेगा, लेकिन जिनके घर टूट चुके हैं, दरारें आ चुकी हैं या बह चुके हैं, मेजर नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं जरूर दिया जाएगा। और ये जो मेजर नुकसान अब कैड इलाके में हुआ है तो यहाँ के लोगों को भी जो फौरी तौर पर राहत है और उसके साथ जो आंकलन किया जा रहा है नुकसान का, उसके बाद यहाँ पर जो राहत है वो दी जाएगी, कंपनसेट इन लोगों को किया जाएगा, क्योंकि घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जान का अपनी जान को सेफ रखते हुए आप इस तरफ ना ही जाए तो बेटर होगा, क्योंकि लगातार पहाड़ चल रहा है और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी पहाड़ और ज्यादा चलना शुरू होंगे और भूस्खलन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे और जहां पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से कई घर टूट चुके हैं, कुछ के घरों के अंदर दीवारों के अंदर दरारें आई हैं और उसी के साथ साथ कुछ लोगों के घर बिल्कुल टूट के ज़मींदोज़ हो चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक अमला वहां पर तैनात है और लोगों को पहले से ही सेफर प्लेसेस पर रखा गया था, जिसकी वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। इसी बीच अब बात जरा कठुआ की करेंगे। जिला कठुआ के अंदर प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने जानकारी दी है कि जिले में अभी तक 26 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और इनमें से 1900 यानी कि 1900 लोग आश्रय ले रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपदा के अंदर कुल 285 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें कि 179 सड़कों को यातायात योग्य बना दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको कि अभी ठीक करने का काम लगातार जारी है। मैन और मशीनरी वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि बगरा, पत्यारी, नागली, लूंडी, जन्नू, लोहाई, मल्हार समेत कई ऐसे दुर्गम गांव हैं जहां पर संपर्क अभी तक नहीं सुचारू किया गया है। संपर्क अभी फिलहाल बाधित है और जल आपूर्ति योजनाओं में से 186 प्रभावित हुई थी ये लाइनें और ये घर जो है वो प्रभावित हुए थे, जिनमें से 79 योजनाओं को बहाल किया जा चुका है, जबकि बाकी की बहाली कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन का ये भी कहना है कि प्रभावित सभी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और लोगों को युद्ध स्तर पर जो राहत है वो पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सवाल से अपडेट करने के लिए। रंजीव, आंकड़े सामने आए हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि आधा से ज़्यादा जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम गांव हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वो बताइएगा कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जो कि अभी भी फिलहाल सड़क संपर्क से वंचित हैं? देखिए शिपन, सबसे बड़ी जो जरूरी खबर है वो आप तक पहुंचाऊं कि बनी बसोली जो मार्ग है वो पिछले 10 दिनों से लगातार बंद चल रहा था। वहाँ उसको खोलने का जो कवायद है उसके लिए बीआरओ ने कड़ी मशक्कत करना शुरू कर दी है, जिसके चलते आज छोटी गाड़ियों को वहां पर खोला छोटी गाड़ियों के लिए जो वो रोड है वो खोला जा सकता है। लेकिन अभी भी काफी इलाके हैं, बनी सब डिवीजन की बात करूं, चाहे बिलावर की बात करूं और
बिसोली सब डिवीजन की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सड़क मार्ग हैं जो अभी भी बंद हैं, लेकिन आधे से अधिक जो है उनको रिस्टोर कर दिया गया है। जो जानकारी जिला उपायुक्त ने हमें दी है उसके मुताबिक जो आधे से ज्यादा को रिस्टोर कर दिया है, लोगों को जाने जाने की सुविधा बहाल है। लेकिन कई ऐसे रास्ते हैं अभी भी लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं। काफी मुश्किल और दुर्गम इलाका है। ऊपरी इलाकों की बात करूं तो काफी पहाड़ जो हैं भूस्खलन की वजह से वह सड़कों पर आ गिरे हैं, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। इनमें से कई लोहाई मलार की तहसील जो है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड है। बिलावर का कुछ इलाका अफेक्टेड है। दियालाचक शलय मार्ग की बात करूं तो यहाँ से भी छोटी गाड़ी और बसों को जाने की इजाजत है, लेकिन माल वाहक वाहन जो श्रीनगर के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे उनके लिए फिलहाल बंद है, क्योंकि आगे उधमपुर में भी रास्ता जो है वो बंद किया गया है। इसके चलते जो कठुआ के ऊपरी इलाके हैं, हटली के इलाके में जानू का इलाका है, जानू की जो रोड है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हुई है। तो वहां पर भी अभी तक जो है जो यातायात है वो बहाल नहीं हो पाया है। इसके चलते नजोत का जो इलाका है, जो बिलावर के ऊपरी इलाके मलाड हो, जो जोत हो, निजोत हो, ऐसी कई पंचायतें हैं जहां पर अभी पहुंचना प्रशासन के लिए मशीनरी के साथ पहुंचना वहां पे काफी मुश्किल है। लेकिन सड़कों को दुरुस्त करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश इतनी तबाही मचाई हुई है, कई इलाकों से अभी रिपोर्ट्स आना भी बाकी हैं जिला प्रशासन तक, और जिला प्रशासन की तरफ से जो हिदायत जो राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इलाके में जाकर सही जो लोगों का नुकसान हुआ है वाकई में उसका आंकलन बिल्कुल करें। रंजीव, रही लेकिन अब बात रावी फिलहाल के अगर हम देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से काम तो किया जा रहा है, लेकिन राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान प्रशासन को हुआ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर तमाम एजेंसीज है, एनएचएआई है या फिर बाकी की एजेंसीज है, बीआरओ भी लगातार डटी हुई है। लेकिन अब कैसे ये तमाम चीजें देखी जाएंगी कि जल्द से जल्द जो अभी फिलहाल सड़क संपर्क नहीं हो पा रहे हैं वो भी जल्द से जल्द हो, और बाकी लोगों का ध्यान रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको सुरक्षित स्थानों पर रखना जिम्मेदारी है, उन तक तमाम चीजें खाना पीना दवाइयाँ पहुंचाना एक बहुत अहम दायित्व कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निभाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे कठुआ के जिला उपायुक्त ने बताया कि 26 रिलीफ कैंप जो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जो जिनके लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, उनमें से करीब 2000 के करीब लोग रह रहे हैं। उनको वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है, और लगातार उनको जो भी सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। एनजीओज और कई अन्य संस्थाएं भी अपने तौर पर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है वो कर रही हैं। लेकिन अब 2 दिन, आज दूसरा दिन है, मौसम बिल्कुल साफ है, तो हो सकता है शाम तक जो रेस्टोरेशन है सड़कों की या अन्य चीज़ों की उसके में और इजाफा होगा, क्योंकि वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, कई इलाकों का पानी पेयजल जो सप्लाई का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। मैदानी इलाकों की बात करूं कठुआ जिले की, तो मैदानी इलाकों में सब रिस्टोर कर दिया गया है जिस तरह, और पहाड़ी इलाकों में पाइप का काम काफी सारा लंबा काम है, ठीक पाइपें है, बह ओके, गई बहुत हैं, बहुत शुक्रिया। बिजली ढांचा तमाम जो है वो जानकारी भी देने काफी के लिए दुरुस्त रंजीव हुआ है। मेहता कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी पानी की लाइनें हैं जो कि अभी फिलहाल या फिर योजनाएं अगर हम कहें उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कि अभी रोड कनेक्टिविटी या फिर वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सुचारू आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे। जम्मू में हालिया प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुई पानी की सप्लाई व्यवस्था अब तक बहाल नहीं हो पाई है। हालात यहाँ पर ये बन चुके हैं कि पुराने शहर यानी कि ओल्ड सिटी के जो इलाके हैं, जिनमें कि जुलाका मोहल्ला है, मुबारक मंडी है, मुबारक मंडी का बाजार का एरिया है, मार्केट एरिया, पक्की ढक्की इलाके में और आसपास के जितने भी इलाके हैं, पंचतीर्थी का कुछ इलाका, एडजॉइनिंग जो भी एरियाज हैं, वहाँ के लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं और सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आक्रोशित लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक युद्धवीर सेठी मौके पर पहुंचे और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बात की और स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने आश्वासन जताया है, आश्वासित लोगों को किया कि हर हाल में आज शाम तक पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। हालांकि खास बात यह है
कि पुराने शहर के कई मोहल्लों में करीब 20 दिन तक एक बूंद भी पानी नहीं आया है, जबकि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर 3 से 4 दिन में सिर्फ थोड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है और स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर होती जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओल्ड सिटी इलाके की, जहां पर लोग अपने पैसों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। बड़े बड़े टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी फिलहाल वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लेकिन जहां पर बाकी इलाकों के अंदर अगर सुचारू आपूर्ति हो सकती है, तो ये लोगों का एक ही प्रश्न है कि उनके इलाके में ही पानी की दिक्कत क्यों है। बहुत दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी सुचारू की गई इनके घरों में, अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। 26 अगस्त का वो दिन था जब बेहद ज्यादा तबाही का मंजर जम्मू ओल्ड सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज में देखने को मिला। पीरखो, मुबारक मंडी के आसपास के इलाके, जुलाका मोहल्ला, पंचतीर्थी, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन बाकी इलाके जब नॉर्मलाइज हो गए हैं, राजेंद्र नगर, केनाल रोड, पीरखो, गुज्जर नगर, जब वहां पर जो सिचुएशन है, स्थिति है, नॉर्मलाइज हो चुकी है, अब इन लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार कब तक ये पैसों से पानी खरीद कर पिएंगे और बाकी का जो खाने पीने, नहाने धोने या फिर खाना पकाने का जो पानी है वो कहां से अरेंज करेंगे। लेकिन जब इन लोगों का सब्र का बांध टूटा, ये लोग सड़कों पर उतरे एकजुट होकर। आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे भी इनके साथ छोटे छोटे मौजूद हैं। बच्चों को अब देखिए कुछ दिन बाद स्कूल भी जाना है, तो वो किस तरीके से सभी चीजें मैनेज करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो महिलाओं को होती है क्योंकि घर का ध्यान रखने का काम महिलाएं कर रही हैं। अब किस तरीके से पानी जो है उसका यूज किया जाएगा, किस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन आश्वासन दे दिया गया है। युद्धवीर सेठी विधायक वहां पर पहुंचे थे और आज शाम तक पानी की बहाली की बातें की जा रही हैं और वादा किया गया है कि पानी जो है वो मिल जाएगा। जी पानी की परसों रात को इनकी पाइप ठीक की गई है पीछे पीएचई की तरफ से। कल जो पानी आया वो 15 मिनट के लिए आया, टैंक फुल नहीं था। अभी भी हमने गुजारिश की अफसर से, एक्शन तजेंद्र जी हमारे बीच में आया है। मैं अपनी बहनों से, माताओं से, भाइयों से माफी चाहता हूँ। इस क्राइसिस के दौर के अंदर जो इन्होंने साथ दिया हमारा सबका, इन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। आज शाम को 7 बजे फिर इनका पानी लगेगा और यहाँ पे 5 लोगों की, एक मिनट में जी चुप होना, यहाँ पे लोगों की टीम बनाई है हम लोगों ने, जो खोलने वाले जो इनके वॉल्व है वहां बैठेगी और बराबर पानी जितना भी इकट्ठा होगा 5-6 घंटे के अंदर पक्की टक्की और जलाके मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेठी साहब और रैया से बुलाया है, वो आई है, जनता की आवाज सुनिए, जनता को हमने इकट्ठा किया, जनता आई, हम उनके साथ पहले भी चलते हैं, हमने तो उनको ही बुलाना है, उनके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। लेकिन उनके होते हुए हमें सड़कों पे आना हुए, लानत है इस सरकार के ऊपर। अब सेठी जी को बुलाया हमने, वो आ गए हैं, उन्होंने हमारा मसला हल किया है। एक्सीएन साहब भी आए हैं, उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम सुनाई है। एक्सीएन साहब ने भी बोला है कि पानी आ जाएगा। हमें इनके साथ थोड़ा लड़ाई है कोई, जहाँ इनका कसूर है, क्योंकि हमारे भी साहब जो है ना वो इसी डिपार्टमेंट में थे, वो इसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? पानी 13-14 दिन से, पानी 14 दिन हो गया, पानी नहीं आया। कल पानी आया, जैसे बच्चे छोटे को लॉलीपॉप देते हैं ना, बच्चा लॉलीपॉप चूस के फेंक दे, ऐसे पानी आया। आश्वासन मिल गया? हाँ जी, आप आश्वासन दिया है पानी आ जाएगा। नहीं पानी आया 7 बजे तक तो हम यही धरना फिर देंगे। हम सरकार को बुलाएंगे, सरकार को जहां आना पड़ेगा। हमने ना पीएचई के दफ्तर जाना है, ना हमने एलजी के दफ्तर जाना है, ना हमने मोदी जी के पास जाना है। हम मोदी जी को भी यही बुलाएंगे। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को हुई घटना ने माहौल गर्मा दिया है। कुछ लोगों ने दरगाह प्रांगण में लगी शीला पट्टी पर अंकित अशोक स्तंभ यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की चारों ओर कड़ी निंदा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इसे भारत की जो अस्तित्व है उस पर हमला करार देते हुए आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ सियासी दल ऐसे कृत्यों पर परोक्ष समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता
रविंदर शर्मा ने धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाने पर ही सवाल उठा दिए और उन्होंने वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह के कदम तनाव बढ़ाने वाले होते हैं और फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो आप सुनिए दोनों राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। मैं ऐसा मानता हूं कि कल वो जो हमला हुआ है वो भारत की अस्मिता पर एक हमला है, एक अस्तित्व पे हमला है। और वो लोग जो दोबारा से वहां पे ऐसे तत्व को प्रवोक करते हैं, ऐसे तत्व को संरक्षण देते हैं, वो मुझे लगता है कि फिर कटघरे में खड़े हो गए हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उन लोगों की प्रोटेक्शन में खड़े हो गए हैं। कहीं न कहीं ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। हमें प्लेट वहाँ पे लगाई गई है, उस प्लेट का पूरा नहीं पता है कि भाई उस पर क्यों वो उत्तेजित हुए, क्यों आक्रोशित हुए। लेकिन पर्टिकुलरली एम्बलम को ही निशाना बनाना ये सीधे सीधे स्पष्ट करता है कि वो जो भीड़ वहाँ पे थी, जो वहाँ पे एक ग्रुप वहाँ पे था, जो ग्रुप उस नेशनल प्रतीक को, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय अस्मिता की, राष्ट्रीय धरोहर की एक आइडेंटिफिकेशन को हमला करता है। मैं इसे मानता हूं कि ये भी एक भाग आएगा, एक हिस्सा ये भी है वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, और ये सेडिशियस है। इसे हम मानेंगे कि एंटी नेशनल गतिविधि है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन को भी, और विशेषकर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को, जो भारत की अस्तित्व के और हमारे इस ध्वज के, हमारे इस जिसे मैं कहता हूँ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, इन सब प्रतीकों के संरक्षक हैं यहाँ पे। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि तुरंत एक्शन में आके ऐसे तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस कल की गतिविधि में शामिल थे, ताकि आगे भी उन लोगों को सबक मिले और कहीं भी इस प्रकार का भारतीय चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीयता की गौरव गाथा जिसे हम कहेंगे, उस पे दोबारा कोई आंख उठा के न दे। रिलीजियस जो सेंटिमेंट हर्ट करना, उसमें हम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मानते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना चाहिए। लेकिन ये सेंटिमेंट्स कौन से हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह से हर्ट होते हैं? कमाल है, हद खत्म हो गई। जिस भारत में आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, उसका कोई प्रतीक है तो उससे आपके सेंटिमेंट कैसे हर्ट हुए, किस चीज से हर्ट हुए? हद होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्हें तो स्पष्ट करना चाहिए, क्या राष्ट्रीय जो प्रतीक है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे हर्ट होती है, क्या उनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, और ऐसा कौन सा रिलीजियस सेंटिमेंट है जो नेशनल एम्बलम को देख के ही हर्ट होता है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी एक सेमी एंटी नेशनल जमात है। इन्होंने हमेशा ऐसे तत्व को वहाँ पे प्रोटेक्शन दी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता पर हमेशा लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को इन्होंने प्रोटेक्शन दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। मैं भी इनको सेमी एंटी नेशनल ही मानता हूँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कोई वो इस्लाम की ठेकेदार तो नहीं है। और हम किसी तरह की हिंसा की मदद तो नहीं करते, लेकिन बात यह है कि किस धार्मिक स्थल पे राष्ट्रीय चिन्ह लगाया हुआ है। नेशनल एम्बलम लगाने वाली जो महिला हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो अपना नाम लिखवाएंगी दरगाह पे और बोर्ड लगाएंगी, फोटो लगवाएगी, नेशनल एम्बलम लगाएगी। मैंने कहीं नहीं देखा किसी बड़े बड़े धार्मिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख धार्मिक स्थल पे कि वहाँ राष्ट्रीय चिन्ह को या वहाँ लगाना जरूरी है। तो इसलिए धार्मिक सेंटिमेंट्स भड़कते हैं, और जब धार्मिक भावना भड़काने का मौका मिलता है, और सर्टनली लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया है, और वो बुनियादी कंट्रोवर्सी जो है उसको भी देखा जाना चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी बनाई क्यों गई, कि आप एक धार्मिक स्थल पे कोई रेनोवेशन से वो चीजें आगे भी होती आई है, लेकिन यह है कि वक्फ काउंसिल करती है अपने धार्मिक स्थल के लिए अगर किया है, लेकिन वहाँ कोई उत्सुकता से अपना नाम लिखवाए, बोर्ड लगाए और वहाँ राष्ट्रीय चिन्ह का लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि बुनियादी जो कंट्रोवर्सी की जड़ थी वो ये बातें थी। किसी जगह
बाकी जगह तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन धार्मिक स्थलों पे या धार्मिक स्थान पे लगाने की कोई नेशनल प्रथा कॉन्फ्रेंस देखी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है कि अगर किसी चीज से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। यानी ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं, दे रही देखिए है। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस की नहीं है। बात यह है कि मुझे बताइए कि कौन सा वो धार्मिक स्थल है जिस स्थल पे नेशनल एम्बलम या किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपना जो है वो मशहूरी के लिए वो रखा हो। हम गए हैं, हम जानते हैं हजरत वाल एक रेवड़ श्राइन है मुस्लिम समुदाय की, लेकिन यह है कि इस तरह के ओछे कार्य करना ये मुझे लगता है गलत था, जिससे एक उत्तेजना प्रोवोकेशन मिली है और कुछ लोगों ने वहाँ किया है। हम हिंसा या उसके बीच में नहीं आते कानून में, लेकिन इस तरह के काम जिन्होंने किया वो भी जांच होनी चाहिए कि क्यों किया गया। और मैं तो कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की वो गलती है कि आप क्यों उसमें इंटरफेरेंस करें। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।